आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा लेक्चर में। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज मैं आप सभी के बीच बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, जिससे हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें चर्चा क्यों करना चाहते हैं। तो चर्चा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जहाँ देश का सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का चुनाव है। एक ऐसा चुनाव है जिसमें बहुत महान महान हस्तियां पहले इसमें विराजमान हो चुके हैं, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, फखरुद्दीन हो, चाहे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो, चाहे प्रतिभा पाटिल हो। ऐसे तमाम नाम जो बड़े बड़े शख्स है, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसे पद में आसीन हो सकते हैं, हुए हैं। और बात करते हैं इस पद के लिए चर्चा करना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति का साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं तो राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह वाले भी आपको इंसिडेंट पता होंगे, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि इस बार इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है और इस बार चर्चा करना महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सिलसिलेवार तरीके से आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ उसकी झलकियां मैं बताना चाहता हूं। ये जो सामने शख्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है और एनडीए को लीड कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो विपक्ष में किसकी सरकार है सर? तो केंद्र में विपक्ष की सरकार है कांग्रेस की, और उसे लीड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि विपक्ष में जितने भी जो दल है उसमें सबसे प्रमुख पार्टी और सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। तो विपक्ष की कहीं ना कहीं धुरी कहां कांग्रेस पे आके अटकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के अलावा कौन कौन से बड़े नेता है। तो आप सभी को पता है कि अगर वर्तमान की भारतीय राजनीति के अगर दृश्य को देखें तो एक तरफ ममता बनर्जी है जो भाजपा को घेरने की कोशिश करती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं भी लेता, फिर भी उसे पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी कहां की सीएम है और आम आदमी पार्टी में कहां कहां सरकार बनी हुई, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एक अच्छे लेवल के पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर मान के चलो आप अधिकारी के लेवल के अगर पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको राजनीति में जरूर इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार है और नरेंद्र मोदी सरकार जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अग्रेसिव है और उन्हें घेरने की तमाम कोशिश की जा रही है। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें अगर मान के चलो नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को, मतलब बोले तो एनडीए के कैंडिडेट को अगर पटखनी देते हैं तो देश में एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि बाकी विपक्षी दल एक हो गए हैं भाजपा को हराने के लिए, ठीक है। अभी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैंडिडेट के विषय में, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इधर आम आदमी पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल जी उसके संयोजक है, उनके दो राज्य, मतलब एक दिल्ली में एक पंजाब में उनकी सरकार, वो भी चाहते हैं कि भाजपा को पटखनी दे। उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एक स्पेस बन रहा है, पॉलिटिकल अगर स्पेस बन रहा है विपक्ष के लिए, वो अभी सरकार में आने का देख भी नहीं रहे और मुझे लगता है अभी देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो विपक्ष की धुरी भी वो भी बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी तो चाहती है कि जो माहौल कांग्रेस को मिलता है वो मुझे मिले, क्योंकि विपक्ष अभी लड़ाई चल रही है विपक्ष की। तो अब यहां देखते हैं यहां समीकरण कैसे बना। तो भाई सबसे पहले ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, जो आगे वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, इनका नाम है यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी, माननीय यशवंत सिन्हा जी है जो कि पूर्व में आईएएस भी रह चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। तो विपक्ष की मीटिंग होती है शरद पवार के निवास स्थल में। अब शरद पवार कौन है? तो शरद पवार भी अभी वर्तमान में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत फेमस चेहरा है। तो आप सभी को बताना है कि वो कौन से राज्य से बिलोंग करता है। अभी वो ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पे एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र में एक अलग ही प्रकरण चल रहा है, ठीक है। तो उनके यहाँ मीटिंग होती है और वहां डिसाइड किया जाता है कि विपक्ष में एक कैंडिडेट दिया जाएगा जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होगा, ठीक है। जो टक्कर किसे देंगे? जो एनडीए का कैंडिडेट रहेगा। एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मुख्य धुरी पर है, जो मुख्य केंद्र बिंदु में बीजेपी रहती है, उनके जो प्रत्याशी रहेंगे उन्हें टक्कर दिया जाएगा। तो तलाश शुरू हुई और तलाश गांधी के परिवार से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता के बारे में विचार किया गया, सोचा गया, समझा गया और फाइनली मोहर लगी यशवंत सिन्हा पर। और यशवंत सिन्हा पर ही मोहर क्यों लगी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से हम लोग समझते हैं। तो यशवंत सिन्हा पहले भाजपा में भी रह चुके हैं। अब देखिए परिदृश्य कैसे बदल रहा है। पहले भाजपा में रहे हैं और अटल और अडवाणी, आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी के
पहले अगर कोई भाजपा के अगर लोकप्रिय अगर कोई नेता थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो उनके साथी रहे हैं और जब उनकी सरकार चलती थी तो उसमें मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो पहले भाजपा में थे। ठीक है, और बात करते हैं भाजपा में रहने के बाद ये भाजपा छोड़ दिए, ये टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसके प्रमुख कौन है, ममता बनर्जी, जिनका पश्चिम बंगाल में खासा दबदबा है। ठीक है, उसी पार्टी में शामिल होते हैं। फिर जैसे इनको कैंडिडेट, मतलब बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक टीएमसी से जुड़े हुए व्यक्ति का, ठीक है, इनके संपर्क है, चाहे अरविंद केजरीवाल के साथ भी है, बाकी दलों के साथ भी इनका अच्छा संबंध है, लेकिन मतलब इतना बड़े पॉलिटिक्स में, भारतीय पॉलिटिक्स है, रीजनल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना और बाकी सभी विपक्षी दल को उसका समर्थन देना, ये कुछ और ही बयां कर रहा है। या तो ममता बनर्जी की वो मजबूती होगी या मोदी ही एक मजबूरी हो सकती है जिसको किसी एक ऐसा कैंडिडेट को ढूंढा जाए जो एनडीए के कैंडिडेट को हरा सकते। तो ये बहुत ही बेहतरीन चर्चा हो रही है। ठीक है, और आपको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब मजेदार ये बात है कि इनके जो पुत्र है, ये तो भाजपा में रहे, लेकिन वर्तमान में, ठीक है, इनके जो पुत्र है वर्तमान में भाजपा दल से सांसद भी है। अब उनकी मजबूरी भी देखिए, एक तरफ उसके पिताजी हैं जो भाजपा के विपक्ष में जाकर राष्ट्रपति जो चुनाव के कैंडिडेट बने हैं, और वो वर्तमान में किसके हैं, तो भाजपा से सांसद है। अब वो किसे वोट करेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू ही क्यों चुनी गई, तो नीचे एक टैगलाइन लिखा हुआ है, क्या देश को मिलेगा पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। मतलब सिंपल से ये समझ आ गया था कि इसके पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी, मतलब कथा कथित बात है, ऐसा सत्य हो सकता है और असत्य हो सकता है, ये आपको फैसला करना और कमेंट करके बता भी सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिटी की पार्टी है, ठीक है, एक मतलब रूरल पार्टी है, और मतलब सिटी की पार्टी, सॉरी अर्बन पार्टी है, ग्रामीण परिवेश में उनका उतना प्रभाव नहीं दिखाई देता, ऐसा बोला जाता है। कास्ट कॉम्बिनेशन में भी ऐसा बोला जाता है कि एसटी और एससी वर्ग की पार्टी ना होकर, क्योंकि एसटी एससी की बहुत सारी रीजनल पार्टी होती है, तो उससे ना होकर इसे ऐसा माना जाता है कि जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां मतलब जहां शहरी क्षेत्र रहता है, जहां पे उच्च वर्ग के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां की पार्टी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए इन्होंने इससे पहले भी जो रामनाथ कोविंद थे, जो बहुत ही गरीब घर के थे, ठीक है, उन्हें क्या है, राष्ट्रपति बनाया गया, उनका टर्म अभी खत्म होने वाला है। तो ये तो फिक्स था कि इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट आने वाला, या तो वो फीमेल होगी, या तो आदिवासी होगी, या कई लोग बोल रहे थे या तो मुस्लिम चेहरा दे सकती है, क्योंकि यह जो अभी का समीकरण या सिनेरियो जो सेट हो रहा है उसके। लेकिन अब देखो ये कॉम्बिनेशन कैसे सेट बैठ चुका है कि जैसे ही एनडीए के, ठीक है, एनडीए के पता होगा, एक एनडीए दल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल है, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी है और हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, जिसमें शब्द पति जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान देखने वाली बात है, जिसमें शब्द पति जुड़ा हुआ है, वहां की जो कैंडिडेट रहेंगे वो फीमेल रहेंगे, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और ये बिलोंग करती है एसटी वर्ग से, एसटी वर्ग के, और एसटी वर्ग के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एसटी में ही गौड़ जाति भी होते हैं, जो पुराने जमाने में क्या रहे, पुराने जमाने में रहे भाई राजा। ठीक है, तो राजा का अगर एसटी वर्ग का अगर वो राजा रहा है, तो इससे ये बोल सकते हैं कि जो गौड़ जनजाति है वो कहीं ना कहीं उच्च कोटि में आते होंगे एसटी वर्ग में। ठीक है, इसे ऐसा बोला जा रहा है कि ये अति पिछड़ा, मतलब आदिवासी से तो बिलोंग करती है, वहां से भी वो अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करती, इसलिए ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप दोनों को देख सकते हैं। यही ये पॉपुलर में कहीं कम नहीं है, बहुत दिनों से राजनीति में है, पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अब इनकी चर्चा करें तो इनकी चर्चा ये उतना ज्यादा फेमस चेहरा या इतना ज्यादा बोल्ड चेहरा है, जिसके राजनीति में छोटे छोटे स्टेटमेंट जैसे खबर बनते हो, जस्ट लाइक जैसे नवजोत सिद्धू, अवैसी हो, ये सब बड़े बड़े तमाम नेता जिनके एक स्टेटमेंट, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, एक छोटे छोटे स्टेटमेंट खबर बनते हैं, वैसे ये नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोकप्रिय, और खासकर लोकप्रिय है एसटी वर्ग पे। एसटी वर्ग के भाजपा के विभिन्न पदों में रह चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, और आपको भी समझना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कम से कम भारत में रहते तो सबसे बड़े चुनाव में पार्टिसिपेट आप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रतिनिधि तो कर रहा है। ठीक है, इनका चुनाव इनडायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी लेकिन जब आप एक पार्षद के चुनाव पे या एक सरपंच के चुनाव पे या एक पंच के चुनाव पर इतने मजे
तरीके से, इतने इंटरेस्ट से उन पे चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग राष्ट्रपति चुनाव पर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और दिखाना भी चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पूरा इसके बारे में कि क्यों यशवंत सिन्हा को ही कैंडिडेट बनाया गया और ये डिजर्विंग है कि नहीं, वो सब फैसला आप कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी को लगता है कि ये एक ऐसे शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। जो बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है, यही क्यों सेलेक्ट हो। इसके अलावा भी तो बहुत बड़े दिग्गज नेता है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं भाई, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि अद्वैत एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए एक जबरदस्त चीज लेकर आया है। मैराथन बिल्कुल नहीं, मैराथन नहीं है, यह है महामैराथन। ठीक है, महा सामने लगा हुआ है, महामैराथन इसलिए क्योंकि 24 जून, ठीक है, डेट फिर से याद रखिए सभी लोग, 24 जून को 24 घंटे का क्या होने वाला है, महामैराथन होने वाला है। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं और एक महफिल सजने वाली है, महफिल एमसीक्यू, मतलब पूरे जो क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे और आप लाइन से देख सकते हैं कि अलग अलग विषय के विशेषज्ञ रहेंगे जो अपने विषय पर जबरदस्त कमांड रखते हैं। वो पेपर मतलब टेस्ट जो है, ये टेस्ट या एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसे सेट कर रहे हैं, उसके बढ़िया डिटेल में बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि 10 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं और आप सभी को पता है कि टीम बनती है 11 से और 11 खिलाड़ी वो सभी है जो कैमरे के उस तरफ है और जब तक आप नहीं आएंगे तो ये टीम अधूरी रहेगी। तो सभी को इन्विटेशन है भाई, अभी एक वर्ड बोला जाता है छत्तीसगढ़ में झारा। ठीक है, झारा इन्विटेशन है कि आप सभी आइए और हमारे टीम को पूरा कीजिए और माहौल आप सभी को बना देना है। ठीक है, एक ही जो स्लॉट है या एक ही दिन में आपको एडीओ की तैयारी हो जाएगी, एसआई की तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ ठीक है हॉस्टल वार्डन की तैयारी हो जाएगी, सीजीपीएससी प्यून की तैयारी हो जाएगी, मतलब तमाम जो पेपर अभी आने वाले हैं वो सब की तैयारी एक ही सीरीज में होने वाली, इसीलिए इसका नाम दिया गया महामैराथन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर आप सभी को पता है कि वित्त विभाग के बारे में एक खबर छपी थी कि एडीओ का तो आने ही वाला है, साथ ही साथ चर्चा ये भी चल रही कि ग्राम सचिव, तो आपको क्या आप भी बनना चाहते हैं ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के सचिव? यह हमारे जीतू भैया जो पंचायत श्री के स्टार हैं, तो आप भी चाहते हैं कि वैसा काम करें जैसे इन्होंने बढ़िया सा काम किया वहां, ठीक है, या किसी ग्राम के लिए आप बढ़िया काम करना चाहते हैं, ग्राम की उन्नति को अब मतलब पास से देखना चाहते हैं, तो आप सभी को बनना जरूर चाहिए पंचायत सचिव। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं और छत्तीसगढ़ पंचायत विभाग की भर्ती 2022-23 के बारे में मैं चर्चा करने के लिए जल्द ही आने वाला। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप भी इसके वीडियो चाहते हैं कि आपको इससे बारे में मतलब पूरी जानकारी, इसकी सैलरी क्या है, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कितने साल पहले पेपर आया, ठीक है, और भी अलग तरह से क्या नियुक्ति होती है पंचायत सचिव में, क्योंकि बहुत सारे मतलब दोस्त या फ्रेंड या मतलब बहुत सारे जान पहचान वाले जो डायरेक्ट भर्ती भी हो जाते हैं, तो ये सब तमाम जानकारी के लिए ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसमें वीडियो बनाना तो फटाफट कमेंट करके आपको बताना, जी सर हम लोग भी चाहते हैं पंचायत सचिव बनना और हम लोग साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि इसका पूरा डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कराया जाए। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। और आप सबका एक अपना ऐप भी आ चुका है, अद्वैत एजुकेशन का अपना ऐप आ चुका है और आप सभी को एक जिम्मेदारी के साथ आपको करना है क्या है, सबसे पहले अद्वैत एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे तो फ्री में मिलेंगे, लेकिन आप अगर सक्षम है, अब आर्थिक रूप से मजबूत है और आपको अनुशासन के साथ अगर तैयारी करना है तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए 3 कोर्स अवेलेबल है। पहला कोर्स है छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक, जो कि ओनली 1111 में अवेलेबल है। सर छत्तीसगढ़ एडीओ की बात करें, छत्तीसगढ़ एडीओ का जो कोर्स है 1199 में अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी व्यापक भर्ती जो आई है वो उसका कोर्स 999 में अवेलेबल है। तो आप फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी आप बनना चाहते हैं, आप जो भी मतलब लक्ष्य रखें, हो सकता है क्योंकि देखो अभी फिक्स नहीं है कि हॉस्टल वार्डन का पेपर पहले होगा या एडीओ का, अगर आप दोनों भी पैरेलली तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है, ठीक है, तो आप दोनों की भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट तो कॉमन है। तो भाई इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत जाइए और कोर्स को परचेस कीजिए और अपना सीट बुक कीजिए। और सभी की क्लासेस जबरदस्त तरीके से चल रही है, डेमो क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल है, चाहे तो आप स्टैंडर्ड चेक करने के लिए कि क्लासेस से आपको फायदा मिलेगा कि नहीं, आप यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर कि राष्ट्रपति चुनाव के विषय में। तो राष्ट्रपति चुनाव के विषय में 4 महत्वपूर्ण यहाँ पे दिन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले सर इसकी अधिसूचना जारी हुई 15 जून को, ठीक है, अधिसूचना मतलब ये होता है जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव का अनाउंसमेंट होता है उसे अधिसूचना बोलते हैं। अधिसूचना जारी हुई 15 जून को। सर नामांकन का जो प्रोसेस है 29 दिन तक चलेगा। नामांकन का जो प्रोसेस है 29
जून तक चलेगा। सर चुनाव कब संपन्न होने वाले? 18 जुलाई को चुनाव संपन्न होने वाले हैं। सर परिणाम सर 21 जुलाई को आ जाएगा, मतलब आपको 21 जुलाई के दिन देश का नया राष्ट्रपति आपको मिलने वाला। वो राष्ट्रपति कौन हो सकता है? ठीक है, आप भी अंदाजा लगाइए, आपको भी पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में पता होगा और इसके गणित के बारे में, ठीक है, इसके वोट की गणित कैसे होती है इसके बारे में भी आपको पता होगा। तो और आप लोग भी अवेयरनेस रहते होंगे, टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो आपको फटाफट बताना है कि जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है, यशवंत सिन्हा जी के हैं या द्रौपदी मुर्मू जी के हैं। ठीक है, तो आपको फटाफट कमेंट करके आंसर देना है कि 22 जुलाई को मतलब 21 जुलाई को जिस दिन रिजल्ट होगा तो आपको क्या दिखने वाला है कि राष्ट्रपति कौन होने वाला है। ठीक, तो ये 4 जो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें आ सकता है, आने वाले एग्जाम में यह आ सकता है कि कोई भी राष्ट्रपति, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि देश का राष्ट्रपति कौन है। उसके बाद पूछा जाएगा, मान के चलो उसको थोड़ा सा टफ बनाना है पेपर को, तो उन्होंने किसे हराया, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, उन्हें शपथ किसने दिलवाया। तो देखते हैं जब ठीक है, जब 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा, फिर शपथ समारोह होता है, तब देखते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। ये डेट भी याद रखना कि जो राष्ट्रपति चुनाव का जो परिणाम है वो किस दिन आया है। तो भाई किस दिन आया? 21 जुलाई को। 21 जुलाई को चुनाव संपन्न कब हो रहा है? 18 जुलाई को। हो सकता है ये ऑर्डर के जमाने के लिए आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जितने भी एस्पिरेंट है भाई दिमाग में बैठा लीजिए सभी डेट को। अब आगे अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं। ठीक है, ये है यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी है ये। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है जो शख्स है यशवंत सिन्हा जी हैं। और यहाँ देख सकते हैं एक जबरदस्त पर्सनालिटी। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी को इंटरेस्ट ये लेना चाहिए कि जो देश में जिस व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति के रूप में चुना जा रहा है, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति के रूप में चुना जा रहा है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी सोच क्या है। ठीक है, उन्होंने कैसे जीवन अभी तक जिया है। ठीक है, किसी भी जीवन को 5 मिनट में तो बता नहीं सकते, चाहे आपकी जीवन हो या हमारी हो या किसी भी व्यक्तित्व, लेकिन फिर भी कुछ इंसिडेंट उसके व्यक्तित्व का परिचय देती है। कुछ ऐसे घटना होती है जीवन में जो उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि वो उस पद में रहते हुए भी ऐसे काम किए, ऐसे कर्म किए, जिससे ये पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो जन्म सबसे महत्वपूर्ण है, जन्म से महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति का कर्म। ठीक है, ये एक्चुअली इनके जो परिवार है वो झारखंड से ही बिलोंग करते हैं और झारखंड बिहार पहले एक में था, आप सभी को पता है। तो सर जब इन्होंने सबसे पहले भाई आप सभी को ये पता होना चाहिए यशवंत सिन्हा जी पूर्व में आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस आप सभी को पता है कि जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वहां से जो अच्छे रैंक जो पाते हैं उसे आईएएस मिलता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें आईपीएस और ये सब मिलने के बाद भी वो मेहनत करते रहते हैं कि उनको आईएएस का तमगा मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रमोशन होकर भी आईएएस होते हैं। ठीक है, तो आईएएस समझ आ गया होगा कितना महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो ये इन्होंने जब आईएएस मतलब आईएएस की जब इन्होंने नौकरी की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर 6 नवंबर 1937 को जन्मे यशवंत सिन्हा जी। 1958 में राजनीतिक शास्त्र से, किससे भाई? राजनीति। और देखो समझ आ रहा है ना, जो राजनीतिक शास्त्र से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया आज वो पूरे राजनीति के केंद्र बिंदु पर है यशवंत सिन्हा जी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। साल 1960 की बात है, साल 1960 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की और उसमें रैंक कितना आया? 12th रैंक आया। मतलब पूरे देश में समझ सकते हैं, मतलब आप कभी भी आपकी एक इमेज बनती है कि नेता, मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, जैसे मैं तो पर्सनली नहीं सोचता नेता को बहुत मेहनती मानता, लेकिन कभी कभी बहुत ही निगेटिव थिंकिंग आती है कई लोगों की नेता के बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं आज के सिनेरियो में कितना चेंज आ चुके हैं। बड़े बड़े जेएनयू से पढ़े हुए लोग, आईआईटी, आईआईएम से, आईएएस, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो आईएएस, ठीक है, ओपी चौधरी जी, जो कि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भाजपा में शामिल हो गए। ठीक है, और उनको उमेश पटेल जी के हाथों से हार मिली। फिर भी बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं जो देश में बदलाव ला सकते हैं, वो भी राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें बात कर लेते सर, इनको 12th रैंक मिला। ठीक है, अब यशवंत सिन्हा जी हैं वो किससे प्रभावित हुए? तो सभी को पता होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया उसके बाद मजबूती से एक नेता जो उभर के आए जिनका नाम था जेपी जी, जेपी नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, इसे जेपी बोला जाता है। और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। ठीक है, बहुत सारे कवि भी उस टाइम रचना लिखे जो कि अमर गीत बन चुके थे। उसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे हम लोग।
ठीक है। यहां बात करने वाले हैं जेपी आंदोलन के बारे में। तो जेपी आंदोलन इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ही यह आंदोलन चला था जब आपातकाल लगा था, और जेपी जी कोई उस टाइम पैदा हुए नेता नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। वो जब भारत छोड़ो आंदोलन आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वहां से भी इनका जुड़ाव है, मतलब एक प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उसके बाद जब आपातकाल लगे तो वहां पे जो मूवमेंट चलाने वाले, जिससे जेपी आंदोलन बोला जाता है, उनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और जेपी आंदोलन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय राजनीति में। जितने भी तमाम नेता, चाहे यूपी बिहार बैकग्राउंड के और भी बड़े बड़े नेता हैं, सब जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में आए, चाहे मुलायम हो जाए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ठीक है। अभी उनकी क्या स्थिति, उसके बारे में अभी चर्चा हम लोग बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप जितने भी बड़े नेता, चाहे अरुण जेटली जी हो, नीतीश कुमार जी हो, यशवंत सिन्हा जी हो, सभी जेपी से प्रभावित होकर राजनीति में आए। तो इन्होंने देखो आईएएस की नौकरी, जब मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं जो रिटायर होने के बाद राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इन्होंने बीच में ही आईएएस की नौकरी छोड़ दी। सन 1984 में प्रशासनिक सेवा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जयप्रकाश नारायण की पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है। उसके बाद चुनाव लड़े, एक दो चुनाव में उनको हार देखना पड़ा, लेकिन 1988 में इस पार्टी से वो पहली बार कहां गए, ठीक है, राज्यसभा पहुंचे, ठीक है। जेपी जो है, जेपी की जो पार्टी था जिनका नाम था जनता दल, क्या नाम था, जनता दल। तो जनता दल से वो राज्यसभा गए, और बुद्धिमान व्यक्ति ही ज्यादातर ऐसा समझा जाता है, माना भी जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, जो अच्छे प्रवक्ता रहते हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजे जाते हैं। पार्टी में ही रहकर ये बहुत सारे विभिन्न पदों में रहे, तो पार्टी के बारे में चर्चा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग चर्चा करने के लिए है संवैधानिक पद के बारे में, सांसद के बारे में, लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। इसीलिए पार्टी में वो क्या पद में रहे, कैसे रहे, इसके बारे में चर्चा करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वहां के प्रवक्ता भी रहे, महासचिव भी रहे, बहुत विभिन्न पदों पर रहे। सर जब इसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुए, चुनाव जब हुआ तो वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह की सरकार में इन्हें राज्य मंत्री बनने का ऑफर आया, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया, ठीक। सर बात करते हैं जनता दल 1990 में, क्या है, 1990 में कांग्रेस के समर्थन में, आप सभी को पता है, एक चंद्रशेखर जी, किसान नेता चंद्रशेखर जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कभी इसके बारे में भी जाकर जरूर पढ़िए। और आप सभी को बताना है इनके जन्म दिवस में क्या कोई विशेष रूप से मनाया जाता है क्या, आपको फटाफट कमेंट करना है, ठीक है। तो चंद्रशेखर जी कांग्रेस के समर्थन में उस टाइम आ चुके थे, केंद्र बिंदु पर राजीव गांधी जी, आप सभी को पता होगा, राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को समर्थन देना चाहा और दिए भी, और इनकी सरकार बनी। लेकिन चंद्रशेखर बहुत एटीट्यूड इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब यह है कि झुकते नहीं थे। कई लोग क्या रहते, समर्थन देने के बाद अपने इशारों में नाचते हैं या नचाने की कोशिश करते हैं किसी व्यक्ति को, तो ये ऐसे नहीं थे, ये अपनी पद को, गरिमा को समझते थे। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ, ठीक है, जब 1990 में, अब ये तो कई एक और इंसिडेंट है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन सर जनता दल 1990 में कांग्रेस के समर्थन चंद्रशेखर से सरकार बनी, और उस सरकार में यशवंत सिन्हा जी को वित्त मंत्री दिया गया। और वित्त मंत्री ही क्यों दिया गया, तो इसके बारे में, जब ये आईएएस थे तो विभिन्न पदों में रहे, डीसी रहे, ठीक है, विभिन्न पदों में रहे, तो ये फाइनेंस विभाग मतलब वाणिज्य विभाग में भी सचिव रहे। फिर जर्मनी में भी इन्होंने मतलब आईएएस एज ए मतलब सचिव बोल सकते हैं, या दूतावास में इन्होंने नौकरी किया। तो वाणिज्य से इनका पुराना लगाव था, इसीलिए इसे वित्त विभाग दिया गया। सर जुलाई 2002 में यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री रहे, इसके बाद इन्हें विदेश मंत्रालय भी सौंपा गया, ठीक। तो सर ये कब की बात है, तो 1990 में तो कांग्रेस के समर्थन में चंद्रशेखर में क्या हुआ, वित्त मंत्री रहे। लेकिन ये जो आपको पता है कि जेपी आंदोलन में जितने भी बड़े नेता थे, ठीक है, उन्होंने अपने अलग अलग दल बना लिए, जैसे लालू हो गया, मुलायम हो गया, नीतीश जी हो गए, ये सब के एक अपने दल बन गए। तो इसमें क्या होगा, ये जो पार्टी थी, जो जेपी आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी, एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी। और भारतीय राजनीति में ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो भी पार्टी जो आंदोलन से निकलती है वो आगे जाकर टूट जाती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं मान रहे, क्या आपको बताना है कि आप अगर भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको क्या पता है क्या कि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी आंदोलन से बनी हुई जो पार्टी रहती है आगे जाकर कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो ये क्या हुआ, फिर यशवंत जी पार्टी छोड़ दिए, और यशवंत जी करीब आ गए अटल बिहारी वाजपेयी के और लाल कृष्ण आडवाणी के। अब ये लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, तो ऐसा बोला जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय, ठीक है, अगर मान के चलो अभी सोशल मीडिया और ये तमाम खबरें से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बोला जाता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सर्वप्रिय, मतलब सभी दल के लोग उसे बेहिजक बात करते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो सब हम सबके प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी।
उनके कार्यकाल में क्या हुआ, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आए, लाल कृष्ण आडवाणी के संपर्क में आए, ये भाजपा इन्होंने ज्वाइन किया, फिर इन्हें क्या बनाया गया। एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे इसे विदेश मंत्री बनाना, लेकिन क्योंकि देखो आईएएस है तो स्पोकन पावर अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो जो अच्छी बात करते हैं उसे विदेश मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इससे पहले ऐसा बोला जाता है कि इसके प्रचार के लिए जब लाल कृष्ण आडवाणी गए थे तो उन्होंने वहां जनसभा में प्रॉमिस किया था कि हजारीबाग, जो हजारीबाग ये झारखंड की एक संसदीय क्षेत्र है, वहां से अगर आप चुनाव जिताते हैं तो ये आपका वित्त मंत्री होगा, ऐसे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था चुनाव से पहले। सरकारें बनती है, चुनाव जीत जाती है एनडीए और भाजपा दल, तो वहां पे वादा को निभाया जाता है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि विदेश मंत्री बने, लेकिन क्या हुआ कि आडवाणी जी ने अपने बातों पर बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कहा है, और उस टाइम वो उप प्रधानमंत्री थे और भाजपा के दूसरे नंबर के नेता थे, उनकी बात को मान के वित्त विभाग में मतलब वित्त विभाग है जो उसे दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि सर अभी तक तो उसका संबंध बीजेपी से है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से, जिसके अभी नेता या सर्व प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। सर 21 अप्रैल 2018 को बीजेपी छोड़कर सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। फिर उसके बाद संन्यास की बात कर दिए, उसके बाद सर 2021 में यशवंत सिन्हा जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के ठीक पहले माहौल बनाने के लिए क्योंकि इस बार 2021 के चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा ने थोड़ा सा कड़ी टक्कर देने की कोशिश की थी, किसको, ममता बनर्जी को, तो माहौल बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अब मान के चलो, मैं मतलब आप लोग बताइए कि इनकी पर्सनालिटी कैसी, लेकिन मेरे नजर में इनकी पर्सनालिटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि यशवंत सिन्हा जी के लिए एक वर्ड है वो बहुत ही सटीक बैठता है। ऐसे मुझे मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब बच्चे को ये जानना भी चाहिए कि मेरे नजर में एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब इनके लिए ऐसा लगता है, ये मतलब एक एटीट्यूड है, मतलब ये अपने आप को जैसे मतलब एक मतलब संघर्ष से उठा हुआ मैं व्यक्ति हूं, मैं इतने प्रमुख काम किए। जैसे वित्त विभाग थे तो पहले क्या 5 बजे जो मतलब बजट में चालू होता था उसको 11 बजे इन्होंने किया, तो मतलब सोचने और समझने और इनकी दूरदर्शिता बहुत ही ज्यादा थी। तो मुझे 3-4 घटनाक्रम ऐसे याद आता है कि जिसमें ये मतलब कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये सब आपको जानना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब सबसे पहले तो बात करते हैं 2-3 घटनाक्रम के बारे में। पहला घटना ये है कि ये आईएएस थे, और जितने भी व्यक्ति है जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे एडीओ का, चाहे हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, चाहे सीजीपीएससी प्यून का, अगर एज ए पोस्ट के हिसाब से, एज ए प्रशासनिक के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बहुत ही छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्यों, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि हम लोग के एडीओ और इनके ऊपर मतलब बहुत बड़े मतलब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उसके ऊपर आता है कलेक्टर जो कि एक आईएएस अधिकारी रहता है। फिर आईएएस, ऐसे तमाम आईएएस अधिकारी रहते, वो किसके अंदर रहते हैं, मुख्य सचिव के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है। मतलब जिले के प्रमुख तो आईएएस अधिकारी है ही, लेकिन अलग अलग विभाग के जो प्रमुख रहते हैं, जैसे श्रम विभाग का सचिव हो गया, ठीक है, वो भी एक प्रकार का आईएएस अधिकारी ही रहता है, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग और विभाग रहते हैं उनके भी हेड आईएएस अधिकारी रहते हैं, और वो सबको मतलब ऑपरेट करने या इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है मुख्यमंत्री। मतलब आप देख सकते हैं कि एक आईएएस के लिए अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा तमगा होता है। और मैं इनके इंसिडेंट के बारे में आप सभी को जानना भी चाहिए कि ये कैसे टाइप से, मतलब किस टाइप से पर्सनालिटी है। तो इनके बात करते हैं कि जब ये नए नए आईएएस बने हुए थे तो इनके क्षेत्र में एक महामाया प्रसाद नाम है, महामाया प्रसाद सिन्हा, जो उस टाइम तत्कालीन मतलब क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, और इनके क्षेत्र पर ये संथाल के परगना के आईएएस थे, ठीक है, मतलब कलेक्टर साहब थे। और दौरा होता है, आप सभी को पता है कि अभी भी आप किसी भी पोस्ट में रहेंगे तो आपके भी क्षेत्र में बड़े बड़े जो नेता रहेंगे, पद में आसीन रहेंगे, प्रमुख व्यक्ति, उनका दौरा होता है। तो उस टाइम सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री का दौरा होता है, और सिंचाई मंत्री बेरुखी से इससे बात कर देते हैं, और ये भी पलट कर, मतलब एक मंत्री को, एक आईएएस अधिकारी का पलट कर जवाब देना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही कम ऐसा इंसिडेंट हमको दिखाई देता है, और ये भी पलट के जवाब दे देते हैं। तो वो बोलते हैं कि सिंचाई मंत्री बोलते हैं कि आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो ये जो आईएएस अधिकारी है यशवंत सिन्हा जी, वो भी पलट कर जवाब देते हैं कि आप भी मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब बीच बचाव में मुख्यमंत्री साहब आते हैं, और मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि आप रूम में चलिए, मतलब वहां पे जो भी रूम रहा होगा वहां लेकर जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई जवाब दे सकता है क्या, ठीक है, आप ही अपने ऊपर लेकर देखिए, ठीक है। तो वह रूम कर लेकर जाते हैं, और वहां बोलते हैं कि आपने सिंचाई मंत्री को ऐसा जवाब क्यों दिया। तो वो बोलते हैं कि
फिर वो बोलते हैं कि सिंचाई मंत्री ने मुझे दुर्व्यवहार किया तभी मैंने उनको जवाब दिया। तो मुख्यमंत्री को ये लगता है कि वो सॉरी सर करके मुझे बोलेंगे, कोई भी ऐसा ही सोचेगा कि वो मुझे सॉरी बोलेंगे करके, तो लेकिन वो पलट कर जवाब दे देते हैं। तो फिर उससे मुख्यमंत्री जी भी नाराज हो जाते हैं। और आप सभी को पता है कि आईएएस से कोई मुख्यमंत्री नाराज हो जाए तो उसे पावरलेस करके पीएचयू भेज दिया जाता है। आप सभी को पता है, जाके वहां काम मत कीजिए पब्लिक के पास, जाके सिर्फ बुक पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि आईएएस को कोई हटा तो नहीं सकता कोई, मतलब लेकिन इस टाइप से होता है। आप सभी को पता भी होना चाहिए क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट है और कहीं ना कहीं चाहे सीजीपीएससी की तैयारी करिए या यूपीएससी के या किसी भी मतलब फील्ड की तैयारी करिए, चाहे सीजीपीएससी प्यून की भी तैयारी कीजिए, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए सिनेरियो कि आपके साथ जॉब लगने के बाद क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इनका मतलब बेरुखी से जवाब देना मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगता। फिर ये भी पलट कर फिर मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, फिर उनको पलट कर एक रिप्लाई देते हैं और बोलते हैं कि आप कभी आईएएस अधिकारी नहीं बन सकते और मैं जीवन में मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो बताइए, मतलब एक कलेक्टर का इस टाइप से किसी मुख्यमंत्री का जवाब देना सही या गलत वो फैसला आप करें, लेकिन मुझे इसीलिए इनका लगता है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इनके लिए जो एटीट्यूड है, इनकी जो पर्सनालिटी है, जो कट्स है, वो इनके लिए सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि चाहते तो मोदी गवर्नमेंट 2014 में मजबूती के साथ आई, बहुत ही मजबूती के साथ आई और सम्मानीय नेता यशवंत जी का मोदी जी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन 2014 पे इनको, क्योंकि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो एज के कारण इनके पुत्र जयंत सिन्हा को बीजेपी से टिकट दिया गया और उस टाइम मोदी जी की लहर थी और इन लोग की भी परिवार का मतलब अच्छा खासा दबदबा है। तो ये क्या है, जयंत सिन्हा जी जीत जाते हैं और उस टाइम मंत्री बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद चीजें यशवंत सिन्हा के साथ, मतलब उनको थोड़ी पता नहीं, ऐसा बोला जाता है मीडिया में कि नाराजगी है, मतलब नाराजगी है नरेंद्र मोदी से कि उनका टिकट काटकर बेटे को दे दिया गया करके। उसके बाद यशवंत सिन्हा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से बागी हो जाते हैं और बागी हो जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे में अलग राय रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर में बताना चाहूंगा, 370 भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया जाए और इनका ऐसा मानना था कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से करीब से देखा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं और वो चाहते थे जो अटल बिहारी सोचते थे, ठीक है। उनका ऐसा मानना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे डील करते थे वैसे आपको डील करना चाहिए और 370 नहीं हटाना चाहिए, ऐसा इनका मतलब एक राय था, ठीक। उसके बाद फिर राफेल आता है और राफेल में ये मतलब अपने ही सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तब तक मेंबर रहते हैं और अपने ही सरकार के साथ प्रशांत भूषण कौन है, बहुत फेमस वकील है, कभी उनके बारे में भी आप लोग चर्चा कीजिए, ठीक है। तो वो प्रशांत भूषण जो है और ये लोग राफेल घोटाले के लिए मतलब मोदी के खिलाफ जाते हैं और वो वाला तो अभी पिक्चर बंद हो चुकी है, लेकिन इन लोग फिर सीबीआई की मांग करते हैं, जिससे फिर धीरे से मतलब भारतीय जनता पार्टी से ये किनारे हो जाते हैं और इसके बाद राजनीति छोड़ने की घोषणा करते। तो फिर मैं एक लाइन बोल रहा हूं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर वे चाहते तो भारतीय जनता पार्टी में रहते और भारतीय जनता पार्टी आज हो सकता है बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के कैंडिडेट बने हैं, लेकिन ये पक्ष मतलब एनडीए के भी कैंडिडेट हो सकते थे। अगर उसी में रहते तो कहीं ना कहीं राज्यपाल भी बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है, तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जब ये राष्ट्रपति के कैंडिडेट चुने गए तो उस टाइम ये टीएमसी के मेंबर थे, मतलब टीएमसी वही टीएमसी है जो ममता बनर्जी जिनकी प्रमुख है और ममता बनर्जी और भाजपा का कोई तालमेल नहीं है। वहां अभी भाजपा के जो भी, अब देखो राज्यपाल बनने की कहानी ऐसी होती है जिसकी केंद्र से में सरकार रहती, वही उन्हीं के मेंबर जो रहते हैं वो राज्यपाल बन के आते हैं और ये परंपरा शुरू से चलती आ रही है, कोई नई परंपरा तो है नहीं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में जो सदस्य रह चुके हैं वो वहां के राज्यपाल है और ममता बनर्जी और उनका बिल्कुल नहीं जमता है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है मोदी को लेकर वो, तो उन्हीं के पार्टी के है और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के जो सदस्य थे तब ये राष्ट्रपति के कैंडिडेट बने और ये रूल है कि राजनीतिक पार्टी से आपको इस्तीफा देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या है, मैं नए दायित्व के लिए मैं अपने टीएमसी पार्टी के पूरी जो सदस्यता उससे मतलब पद से हट गए, ठीक है, उनकी सदस्यता छोड़ दी। तो अभी अब समझ में आ गया होगा। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 फैक्टर आपको जानना चाहिए यशवंत सिन्हा के बारे में। यशवंत सिन्हा भाजपा के विरोधी हैं, मतलब अगर ये जीत जाते हैं मतलब एक प्रकार से भाजपा को मतलब एक फेस दिखा दिया ऐसा टाइप से रहेगा। दूसरा टीएमसी है, टीएमसी इसको सपोर्ट कर रही है तो टीएमसी तो करेगी क्योंकि टीएमसी ही मुख्य बिंदु में रही है क्योंकि उनके मेंबर हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जितने भी रीजनल पार्टी है, चाहे लेफ्ट हो चाहे सपा हो, जिसके छोटे छोटे जो एंटी बीजेपी है, जो बीजेपी के विरोधी है, वो सब इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे अपन
चर्चा करते हैं दूसरे कैंडिडेट के बारे में। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो गई, लेकिन जरूरी थे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, बहुत ही जबरदस्त, इनके बारे में पढ़ने बहुत ज्यादा मजा आया। अब ये जो दिखाई दे रही है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, और इनके बारे में मेरी एक राय है, एक छोटी सी राय है और बहुत ही महत्वपूर्ण राय है कि छोटे आंखों से बोला जाता है ना कि जो जिनके आंखें भी हमारी कितनी भी छोटी हो, लेकिन हिम्मत पूरी आसमान देखने की रखनी चाहिए। और इनको देखकर मुझे यही याद आता है, क्योंकि आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू के बारे में, बहुत ही मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां पे कभी ये सपने में कोई नहीं सोच सकता। मतलब बचपन में कई लोग मजाक से बोल देते कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन ये तो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि मजाक में भी नहीं बोल सकते कि मैं देश की कभी राष्ट्रपति बनूंगी। और अपने सफर की शुरुआत ये एज ए पार्षद के रूप में करते हैं। तो हम लोग धीरे से इसके बारे में चर्चा करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू 1997 में, मतलब एकदम ज्यादा पुराने भी नहीं है पॉलिटिक्स में, इस बात को याद ना, मात्र 25 साल की इनकी पॉलिटिक्स है। और शुरुआत भी कैसे की उसको भी देखना। 1997 में उड़ीसा के राजरंगपुर जिले की पार्षद चुने गए। अब पार्षद क्या होता है, तो अभी पंचायत आप सब लोग पढ़ रहे हैं एडीओ में, तो वो तो ग्रामीण है, लेकिन उसके बाद एक शहरी भी होता है जिसमें नगरीय निकाय। तो पार्षद को अपन ऐसे सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ग्रामीण में सबसे छोटा पद पंच होता है, उसी जनप्रतिनिधि के रूप में शहरी क्षेत्रों में सबसे छोटा पद कहां होता है, पार्षद होता है। और भी किसी नगर निगम या नगर पालिका के पार्षद नहीं, यहां पे दिखाई दे रहा है नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत के पार्षद के रूप में चुने गए कब, 1997 में। अब बताइए इस टाइम कोई व्यक्ति वोट दिया होगा, कभी सपने में सोचा होगा कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बनेंगे। इसलिए बोला जाता है ना भाई कि दुनिया में मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि एक पार्षद के रूप में, मतलब पार्षद शहरी क्षेत्र का सबसे छोटा पद, उसके बाद पूरे देश का सबसे सर्वोच्च पद का सफर करने वाले द्रौपदी मुर्मू जी को तो भाई सबसे पहले सलाम है, ठीक है। 1997 देखो बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन पार्टी ने उन पर पहले विश्वास जिताया, और पार्टी का विश्वास हासिल करना भी एक प्रकार का जीत ही है। 1997 में मुर्मू बीजेपी के उड़ीसा इकाई के, उड़ीसा एक इकाई समझ रहे ना, उड़ीसा इकाई के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। इससे पहले जिला अध्यक्ष भी रहे। पार्टी में एक जिला अध्यक्ष तमगा होता है जो आप सभी को पता होना चाहिए, वो भी कई रही, 2 बार रही, ठीक है। नीचे देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू 2002 से 2009 तक, फिर 2013 तक मयूरभंज के भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद सर द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में पार्षद से सफर स्टार्ट हुआ, जो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुकी है। सर उड़ीसा विधानसभा में द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मतलब यहाँ पे इनके काम तो यही दिख रहा है, इनकी पर्सनालिटी भी यही दिख रही है। सर वो झारखंड की पहली, और ये मंत्री भी रहे, जबकि आप सभी को पता है कि जब इनका कॉम्बिनेशन में सरकार चला, ठीक है, तो एक्चुअली ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा झारखंड में इनका है, मतलब कुछ कनेक्शन झारखंड से, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उड़ीसा से बिलोंग करती है। जब वहां पे, ठीक है, नवीन मतलब बिजू दल का जब कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार चली, तो उसमें ये मंत्री भी रहे, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार भी इन्होंने जीता। सर वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। तो झारखंड सबको पता है, उड़ीसा के जस्ट बगल में क्या है, झारखंड है, लगा हुआ झारखंड है। तो वहां की क्या है, पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है, और इनको तमगा है वहां के पहली महिला राज्यपाल होने का। सर झारखंड हाईकोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था वीरेंद्र सिंह, ने इसे शपथ दिलाया। सर द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी मतलब समुदाय के उत्थान के लिए, ठीक है, 20 वर्षों का अनुभव है। वो भाजपा के लिए बहुत ही बड़े आदिवासी चेहरे हैं। ये तो हो गया आदिवासी चेहरे की बात। अब मुझे और भी ज्यादा पसंद आता है जब इनके बारे में पढ़ने पर पता चला है कि ये एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है। और जो एक जो शिक्षक या शिक्षिका के रूप में जो कार्य करते हैं, उनके हाथ पर उनकी सोच मतलब एक ऐसी रहती है कि अपन देश के मतलब एक मतलब नया सृजन लेकर आ सके, हमेशा यही सोचते रहता है। और हम लोग भी अद्वैत एजुकेशन आपके लिए ऐसे ही सोचता है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा मतलब पसंद है। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा मतलब लगा जब इनको कैंडिडेट, सबसे पहले तो इनको कैंडिडेट कब डिक्लेयर किया गया, जब एक दिन पहले इनका जन्मदिन था। तो जन्मदिन में बोल सकते तोहफा मिला जाता है, वैसे इनको तोहफा के रूप में मिला। और जैसे ये कैंडिडेट घोषित हुई तो ये अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ी और
ऐसा बोला जाता है टीवी में तमाम तरीके के पिक्चर चले कि ये शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से पर्सनालिटी है। मुझे मतलब इनकी पर्सनालिटी वहां पे तो एप्टीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड मतलब निगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं ना, पहले तो ये क्लियर कर दूं भाई, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं कि मतलब अपने कट से अपने पर्सनालिटी से कोई छेड़छाड़ करे ये उनको पसंद नहीं, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। इनके बारे में ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में मतलब ऐसे तबके के लोगों को भी ठीक है मतलब सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होना तो बनता है। अब आप लोग मतलब अपना राय दीजिए कि मतलब कौन अभी मतलब एज किसका है, लेकिन हम लोग एज इन द सेंस कहने का मतलब जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है। अब मैं थोड़ा से चीजों के बारे में और चर्चा करना चाहता हूं। हम लोग अभी तक सुन रहे थे एक एनडीए बार बार बोला जा रहा था और एक यूपीए बोला जा रहा था, ये दिखाई दे रहा है एनडीए क्या है तो एनडीए का क्या शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, राजग होता है, ठीक है, राजग होता है। और इसके सबसे जो प्रमुख जो दल रहते हैं, जो मतलब एक धुरी रहती है ना जिसके इर्द गिर्द अन्य दलों का एक धुरी बनता है, तो केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी। सर यूपीए जो है कभी सुने होंगे, कौन सी गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट। अभी कौन सा गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, एनडीए गवर्नमेंट ऐसा बोला जाता है। तो यूपीए, ठीक है, सप्रग जो इसके शॉर्ट में नाम है। इसके नेता अगर सोनिया गांधी तो प्रमुख है, लेकिन अगर फेस की बात करें तो राहुल गांधी जी, ठीक है, एक तरफ राहुल गांधी जी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, ये दोनों फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, सर ये एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी एग्जाम में आ जाए, कभी एग्जाम में आ जाए, वर्तमान में जो सरकार जिसे एनडीए बोला जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अलायंस क्या होता है, अलायंस का ये होता है कि अलग अलग जो दल है, ठीक है, इसमें प्री अलायंस या पोस्ट अलायंस दो टाइप से शब्द यूज किया जाता है भारतीय पॉलिटिक्स में। प्री का मतलब होता है कि चुनाव से पहले ही मतलब अलायंस कर लेना, मतलब मैंने ये बोला कि भाई यहाँ पे तुम्हारे जितने भी कार्यकर्ता है मेरे कैंडिडेट के लिए काम करेंगे, और मतलब आप जहां से लड़ोगे तो मेरे दल के जितने भी कार्यकर्ता है वो आपके लिए काम करेंगे, मेरे जितने भी वोटर है या फॉलोअर है जो मेरी मतलब हमारी विचारधारा को रखते हैं, मतलब ऐसा पार्टी लोग कहते हैं भाई, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं, तो इस टाइप से प्री अलायंस होता है। पोस्ट अलायंस क्या होता है कि अपने अपने सिंबल से लड़िए, सिंबल से तो अपने ही लड़ते लेकिन अकेले अपने दम पर लड़िए, फिर उसके बाद जब समीकरण सेट होगा, जब देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, उसके बाद अलायंस होगा। और भारतीय राजनीति में दोनों संभव है। आप देख सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में प्री अलायंस किसके साथ था, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के प्री अलायंस थे, लेकिन बाद में, ठीक है, पोस्ट अलायंस हो गया और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई, और शिवसेना, ठीक है, शरद पवार की जो पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिलकर वहां सरकार बनाई। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आपको इंटरेस्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं है उससे कोई नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं आपकी सोच एक देश के बारे में सोच होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब के बारे में आपको खबर होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि एनडीए क्या है, तो एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। यह गठबंधन जो है 1998 में बना, जिसके दम पर 1998 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि आज तक के भारतीय इतिहास में ऐसे सबसे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता है जिन्होंने सबसे बड़े अलायंस को संभाला और 5 साल तक सरकार चली। क्योंकि आप लोग सभी जब आप ऑर्डर याद करते हैं प्रधानमंत्री का, तो आप देखते होंगे जब वीपी सिंह, ठीक है, ये जहां पे मतलब ऐसा बोला हर दूसरे तीसरे साल में सरकार बदल रही थी, सरकारें गिर रही थी, सरकारें बढ़ रही थी, तो ऐसे में बहुत अस्थिरता का माहौल मतलब भारत में मतलब चल रहा था। तो इस टाइम ऐसा आकलन किया जा रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन इनको सैल्यूट है, इनको सलाम है कि विभिन्न अलग अलग विचारधारा को लेकर एक सूत्र में लेकर चलना और 5 साल तक प्रधानमंत्री के देश का रहना बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। इसीलिए हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं। और आप सभी को पता है इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। और एनडीए के घटक दल अब तक 6 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत लोग ऐसे हैं जो विभिन्न मुद्दा पर एनडीए छोड़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे लोग अभी भी हैं, जिस टाइम बना था उस टाइम बहुत बड़ा दल था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग अलग होते जा रहे हैं। लेकिन अलग होने के साथ साथ एक और कहानी हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है उस टाइम उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि 2014-2019 में ये अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है।
बात करते हैं एनडीए को किसने बनाया, तो एनडीए को तो मेन मुख्य बिंदु में थे भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। एनडीए के पहले चेयरमैन, तो चेयरमैन बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, चेयरमैन बने अटल बिहारी वाजपेयी 2004 से 2012 तक, आडवाणी भी इसके चेयरमैन रहे। एनडीए में सर दूसरा अहम पद होता है कन्वेयर, कन्वेयर को हिंदी में बोला जाता है संयोजक। अभी अगर चेयरमैन की बात करें तो माननीय अमित शाह जी एनडीए के चेयरमैन है और कन्वेयर का पद खाली है। शरद यादव और ये सब तमाम लोग कन्वेयर रह चुके हैं, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, ठीक है। और शरद जो यादव जी अब तो वो पार्टी में ही नहीं रहे, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं तो इसके बारे में। और यहाँ पे जॉर्ज फडणवीस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब श्रमिकों के लिए हमेशा लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनडीए की। बात तो होगी एनडीए में, जब तक अपन को इतना समझ में आ गया सर कि उसके धुरी पर भारतीय जनता पार्टी है और उनके इर्द गिर्द तमाम छोटे छोटे दल है, कोई आता है कोई चल जाता है। कभी शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, आज नहीं है। अकाली दल का भी हिस्सा थी, आज नहीं है। और बहुत सारे दल पहले नहीं थी, वो आती। तो ये आते जाते आने जाने वाला काम तो चलते रहता है सर। ये यूपीए है सर, ये है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। सर इसके मुख्य धुरी पर कौन है, तो कांग्रेस पार्टी है। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ, तो 2014। आप सभी को पता है जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उसके बाद 2004 में जो लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ, इसके लिए सब प्री अलायंस हुआ। प्री अलायंस इसका मुख्य बिंदु पर कौन रहे, मुख्य बिंदु पर रहे कांग्रेस पार्टी, और उस टाइम की नेता बन चुकी थी सोनिया गांधी। और आप सभी को पता है कि उसके बाद ही मनमोहन जी की सरकार है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति मनमोहन सिंह जी की सरकार आई। सर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उस टाइम ये यूपीए बना, ठीक है। और यूपीए बना और भारतीय राजनीति में एक नया अलायंस के बारे में भी पता चला जिसका नाम था यूपीए, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं सर। तो राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में देखो, मैं आपको ये चीज कभी नहीं बता रहा हूं और अभी तो नहीं बता रहा हूं फिलहाल कि राष्ट्रपति चुनाव में एक मत की कीमत क्या होती है, राष्ट्रपति चुनाव में अनुच्छेद क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास दो धुरंधर ऑलरेडी हमारे टीम में अवेलेबल है, जो कोमल मैम और आरिफ सर, जो इसके बारे में तमाम तरीके के चर्चा के बारे में आपको बता सकते हैं और उनके ऑलरेडी वीडियो भी अवेलेबल है। तो मैं बिल्कुल उनके ठीक है, मतलब आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने नहीं आया हूं। एक मत का वैल्यू कितना, इसके बारे में चर्चा करनी नहीं आया। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य क्या बन रही उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं, ठीक है। अगर लेकिन बात करें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए, तो मतदाताओं का वोट का क्या टोटल संख्या अगर बात करें तो 10 लाख के तकरीबन है, ठीक है। और मान के चलो अगर किसी को जितना होगा तो 5.5 लाख के वोट कम से कम जो वैल्यू आपको प्राप्त करने होंगे। मतलब सिंपल सी गणित ये है कि आपको 50%, सिंपल सी गणित यही है कि 50% से अधिक वोट आपको अर्जित करने के बाद ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब ये समझ में आ गया कि टोटल जो वैल्यू है, ठीक है, वो 10 लाख के मतलब करीब करीब 11 लाख पहुंच गया, इतने हैं, ठीक है। समझ आ गया भाई, मतलब 1086431, ठीक। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं कि अपन किसकी सरकार मतलब इन द सेंस सरकार ने मतलब किस जो दल है, जो एनडीए या यूपीए, किसका राष्ट्रपति बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके पास कितने प्रतिशत वोट है। प्रतिशत की बात कर रहा हूं, संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टोटल अगर संख्या की बात करें तो 10,86,431, ठीक है, इतने वोट टोटल है, ठीक है। इसके आधे मतलब 50% क्या करना पड़ेगा, 50% जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है उसे प्राप्त करने होंगे। एनडीए के पास अभी वर्तमान में, ठीक है, कैंडिडेट बनने के बाद भी बहुत सारे सहयोगी दल का मूड भी चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे दल रहते हैं जो अपने एनडीए या यूपीए को छोड़कर भी उसके विरोध में भी जाकर वोट देते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव है। मतलब वो जो भी दल ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मतलब बनाना चाहता है जिनका सॉफ्ट नेचर हो, उनके पार्टी या उनके व्यक्तित्व पर, ठीक है, बहुत सारे पर्सनल संबंध में भी बहुत सारे कास्ट को देखकर, बहुत सारे मेल या फीमेल को देखकर मतलब वोट करते हैं। तो ये अभी लेकिन वर्तमान के सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो 48%, कितना भैया, 48% किसके पास है, तो ये एनडीए के पास है, जिसके मतलब मुख्य घटक कौन है, भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के पास कितने सर, कांग्रेस के पास है 24, कांग्रेस के पास है 24%। टीएमसी, इन्हीं का जो कैंडिडेट है, टीएमसी का ही वो सदस्य रहे यशवंत जी, जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया, इनके पास वर्तमान में मात्र कितने हैं, 5.4%,
45.4% क्या है, इसके बाद वोटिंग की शेयर है। सर वाइसराय की बात करें, YSR की बात करें तो ये कितना सर 4%, कितना 4%। बीजेडी मतलब बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा की एक रीजनल पार्टी है, इसके पास जो प्रतिशत है 2.85%, कितना सर 2.85%। सर लेफ्ट है, लेफ्ट तो हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहते, बस एक बार इनका लेफ्ट का अलायंस हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, फिर हमेशा नाम ही लेफ्ट है और भारतीय जनता पार्टी को राइट विंग की पार्टी माना जाता है। और ये टोटल वैचारिक इनके मतभेद शुरू से नहीं जमते हैं, तो लेफ्ट के पास 2.5 है। अब आप सभी को अगर मान के चलो, अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, अगर यहीं पे आकलन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट बोलो या एज ए भारतीय नागरिक बोले, अगर आकलन करने की कोशिश करते हैं तो 50 के करीब फट से कौन जा सकता है, एनडीए जा सकता है। 50 प्लस कौन जा सकता है, एनडीए जा सकता है। लेफ्ट तो कभी उनके साथ नहीं आएगी, आप सभी को पता है। लेकिन ये बीजेडी और वाइसराय, ये जो दो ऐसे दल है जो हमेशा इससे पहले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए थे, रामनाथ कोविंद को चुनने के में साथ दिए थे। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, चाहे 370 धारा हो, 3 तलाक हो, बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बीजेडी चल जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं ऐसा, और उम्मीद कर रहे हैं, और ट्वीट भी इनका आया है, ट्विटर पे ट्वीट किया है कि इन्हें मतलब बहुत अच्छा लगा कि उड़ीसा की एक जो फीमेल है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, जिसे राष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित किया गया। और सबसे अच्छी बात यह लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब नवीन पटनायक जी, बीजेडी के प्रमुख कौन है, नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी है, ठीक, तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे से एक बार राय ली गई कि मैं इसे कैंडिडेट बनाया जा रहा हूं, ऐसा करके मतलब उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई घोषणा होने से पहले भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेडी भी इनके पास जा सकती है। आपको लग रहा है कि नहीं, आप बताना। वाइसराय भी जा सकती है। फिर भी अगर अपन बात करें तो अभी भी समीकरण अगर चेंज होता है, मान के चलो चेंज होता है, तो अगर ये देख सकते थे 48, अगर पूरे विपक्षी दल एक हो जाते हैं तो क्या है, यशवंत जी के भी चांसेस है कि यशवंत जी भी क्या है, देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, अगर पूरे लोग एक हो जाते हैं, सिर्फ एनडीए को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि 50% से अधिक क्या है जो विपक्ष है उसके हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है सर कि यहाँ पे जो 3 फेमस पर्सनालिटी आपको दिखाई दे रही है, तीनों हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, तीनों है किंग मेकर। किंग मेकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तटस्थ है वो तो तटस्थ है भाई, लेकिन ये जो तीनों जो मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है वो जिनके भी साथ जाएंगे, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो इजी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अगर मान के चलो यशवंत जी की तरफ से जाते हैं तो फिर विपक्ष मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को और ऑप्शन देखना पड़ेगा, किसी और से सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके 2%, मात्र 2% है ऑटो की जरूरत है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है जगन रेड्डी जी, बहुत फेमस पर्सनालिटी, यंग दिखते हैं और सोच थोड़ी सी अलग है। आप सभी को पता है कि इन्होंने 4 राजधानी बनाए हुए अपने राज्य के, ठीक है, मतलब घोषणा की है, ठीक है। और इनका जो दल है, दल का नाम क्या है, युवा जना, ठीक है, आप नाम भी क्योंकि एक्चुअली वहां का लैंग्वेज ऐसी है, युवा जना, ठीक है, श्रमिका, ठीक है, और रेतु, मतलब इसका मतलब क्या है जो, और लास्ट में कांग्रेस भी लगा हुआ है, मतलब युवा जना श्रमिका रेतु कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसके जो पिताश्री थे वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उनके डेथ के बाद फिर इन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया। और सर युवा जना का मतलब होता है युवा, श्रमिका का मतलब होता है श्रमिक, रेतु का मतलब होता है किसान। मतलब ये अपने पार्टी को ये बताते हैं कि युवाओं की पार्टी है, श्रमिक की पार्टी और किसान की पार्टी है, ठीक है। आप लोग ये ढूंढ के कमेंट करना है कि इनका सिंबल क्या है। जैसे मान के जब भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल निशान है, कांग्रेस का हाथ निशान है, बसपा का हाथी निशान है, तो आपको यह बताना है कि इनके निशान क्या है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब इधर दल के नाम दिए हो और इधर उनके सिंबल दिए हो और मैचिंग के लिए आ सकते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा दल कौन सा सिंबल यूज करता है, खासकर ऐसे प्रश्न लेके राष्ट्रीय दलों के लिए आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। यह बीजू पटनायक जी के पुत्र नवीन पटनायक जी, बीजू पटनायक बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, उनके बाद उनकी लोकप्रियता को और नए आयाम तक लेकर गए हैं, ठीक है। नवीन पटनायक जी ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। इनका जो दल है बीजू दल ही बोला जाता है, बीजू दल ही इनके दल का नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण जो संघ छाप है इनका, क्या छाप का कौन सा संघ छाप है, ठीक है। और हमेशा संघ बजाते रहते हैं, इसलिए संघ क्योंकि जब भी चुनाव लड़ते एक तरफा लोकसभा चुनाव में जीतते हैं, विधानसभा चुनाव में जीतते हैं, लेकिन सबसे और टक्कर
बीजेपी के साथ ही होती है उड़ीसा में, लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा बीजेपी के साथ रहते हैं, मतलब बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे विचारों पर, बहुत सारे बिल पर ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इनके ट्वीट से, और कहीं ना कहीं जो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो बिलोंग करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से, तो ये भी मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करेंगे। फिर भी किंग मेकर है, अभी भी कुछ चीजें पलट सकती है, तो विपक्ष की इनके ऊपर नजर है। यह है चंद्रशेखर राव, जिसे प्यार से केसीआर बोला जाता है। तेलंगाना, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, और ये तेलंगाना के दूसरे टर्म्स हैं, और एक तरफा चुनाव जीतते हैं, मतलब खुद तो जीतते हैं, पूरी इनकी पार्टी भी एक तरफा चुनाव जीती है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तेलंगाना के मांग के ही ऊपर क्या इनकी पार्टी बनी है। तेलंगाना जो समिति है, मतलब उन्हीं के नाम पर ही, तेलंगाना के नए राज्य के मांग पर ही इनकी पार्टी बनी है, और लोकप्रिय है, तेलंगाना में बहुत अधिक लोकप्रिय है। और इनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी इनसे समर्थन लेगी कि नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इतना फिक्स है कि भारतीय जनता पार्टी इनके पास भी जाएगी, क्योंकि इस महीने के पहले नरेंद्र मोदी के साथ भी इनकी भी मीटिंग हुई है, और इनकी भी मीटिंग हुई है। तो अब देखते हैं कि ये जो किंग मेकर है किसे किंग बनाते हैं, ठीक है। और आप लोग भी फटाफट बताइए कि इनमें से आपको कौन से व्यक्ति, अगर आप जानकार हैं और नहीं भी तो है, सर्च कीजिए और जानकारी जुटाइए, और आपको बताना है कि ये तीनों व्यक्ति में कौन है जो द्रौपदी मुर्मू के साथ जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन है जो यशवंत सिन्हा के साथ जा सकते हैं। अब आगे सबसे बड़ा प्रश्न है, एक प्रश्न और आपके पास पेश करना चाह रहा हूं, ये है यशवंत सिन्हा जी, और ये है उनके पुत्र जयंत सिन्हा जी। जयंत सिन्हा इसके पहले कार्यकाल में मोदी गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल साहब से चुनाव जीतकर ये सांसद है। और जो ये दिखाई दे रहे हैं इनके पिताजी हैं, जो कि यशवंत सिन्हा, जिनको भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की जो पार्टी है, मतलब विपक्ष मतलब उनके पूरे विपक्ष में जो पार्टी है, उन्होंने अपना कैंडिडेट इन्हें घोषित किया गया है। तो अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो द्रौपदी मुर्मू है, तो ये क्या पार्टी धर्म निभाएंगे या पुत्र धर्म निभाइए? ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि इन्हें पार्टी का धर्म निभाना चाहिए या इनके पिताजी का। ये बहुत ही मुख्य चुनाव है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, तो इन्हें, ठीक है, इन्हें कौन सा धर्म निभाना चाहिए, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। और आप सभी ने भाई इतना डिटेल में और इतना पेशेंस के साथ ये पूरे वीडियो को देखा, उनके लिए धन्यवाद, पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। और ऐसे ही कुछ नए फैक्ट, नए तथ्यों को मैं आप सभी के बीच पेश करते रहूंगा। और आप एक कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि ये सीरीज कैसी लगी, आपको राजनीति में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन जितने भी जो फेमस पर्सनालिटी हैं इस देश के, इस राज्य के, आपको पता होना चाहिए, उनकी सोच के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस पार्टी की सोच कैसी है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आप सभी को क्या लगता है कि मुझे जो ग्राम सचिव के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी उससे लाना चाहिए, कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो भाई हाँ लिखकर बताइए, ठीक। और हमारे साथ ऐप में भी जुड़िए, यूट्यूब चैनल में भी जुड़िए, जहां से भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलता है आप जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।